आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कह रहा है कार्बन के 2 × 10⁸ परमाणु एक कतार में व्यवस्थित है। यदि इस व्यवस्था की लंबाई 2.4 सेंटीमीटर है तो कार्बन परमाणु के व्यास की गणना कीजिए। तो कुल मिला के 2 × 10⁸ परमाणु जो है एक कतार में है और जो कतार है उसकी लंबाई 2.4 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि कार्बन परमाणु के व्यास की गणना कीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 × 10⁸ और जो हमको वो दिया गया है, रेखा दी गई है जो कतार है, उसकी लंबाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, यानी 2.4 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। अब इसके आधार पर अगर हमें कार्बन परमाणु का व्यास निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसको देखिए एक परमाणु कितनी जगह घेरेगा, अगर वो आ जाए, मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास रेखा है, इसमें कार्बन के परमाणु व्यवस्थित हैं। इसी रेखा में ऐसे ऐसे मान लीजिए टच करके रखे होंगे, एक दूसरे से टच करके यहाँ पर रखे होंगे, तो इस तरह रखे हुए हैं। तो अगर हमको एक परमाणु कितनी जगह घेर रहा है वो निकल आए तो यही तो व्यास हो जाएगा, यही हमारा व्यास हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए ये परमाणु है तो ये रेखा जो है ये इतनी जगह घेरेगा, किसी रेखा की इतनी जगह घेरेगा, यही हमारा व्यास होगा। तो कुल मिला के एक परमाणु कितनी जगह घेर रहा है वो निकल आए तो उसी से हमारा व्यास निकल आएगा, क्योंकि वही व्यास होगा। अब यही रेखा आगे चली जाएगी, इसी में और भी परमाणु इसी तरह रखे होंगे ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे जगह घेर रहे होंगे। तो इस तरीके से जो है अगर एक परमाणु का निकल आए तो वो पूरी रेखा में, ऐसे रेखा है यहाँ ऐसे ऐसे परमाणु रखे हैं इस तरीके से पूरी रेखा में ये रख दिया। तो ये एक परमाणु है तो ये इतनी जगह, ये इसका व्यास है, इसकी आधी त्रिज्या होती है। तो पूरी रेखा में कितने परमाणु हैं और एक परमाणु कितनी जगह घेर रहा है वो निकल आए अगर, तो हमारा मान लीजिए आंसर निकल आया। तो देखिए चूंकि 2.4 × 10⁻² मीटर में कितने परमाणु हैं, 2 × 10⁸ परमाणु है, इसलिए इतने मीटर में इतने हैं, इसलिए एक में कितने होंगे 2 × 10⁸ अपान 2.4 × 10⁻² 2.4 × 10⁻² मीटर में 2 × 10⁸ है। एक परमाणु का व्यास इस तरह नहीं होगा, ये इस तरीके से होगा कि 2 × 10⁸ परमाणु कितनी जगह में है, एक परमाणु के लिए निकालना है कि एक कार्बन परमाणु के व्यास की गणना कीजिए। तो एक परमाणु का व्यास कितना है, तो इधर पूरे परमाणु होंगे तब एक का निकलेगा। उस तरह में 1 मीटर में कितने परमाणु होंगे वो निकल आता, जैसे पहले कर रहे थे। तो इतने परमाणु हैं 2.4 × 10⁻² मीटर में, चूंकि इसलिए एक परमाणु कितने मीटर में होगा, तो 2.4 × 10⁻² अपान 2 × 10⁸ परमाणु आ जाएंगे। तो अब एक परमाणु इतने मीटर में इतने परमाणु हैं, तो एक परमाणु कितने में होगा, एक परमाणु, तब एक परमाणु का व्यास हमको निकलेगा। तो एक परमाणु आ जाएगा, ये 2.4 है
ये 1.2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा माइनस में होगा तो 10 हो जाएगा, 10⁻−10 और ये 1.2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे नैनोमीटर में तो 10⁻−9 होता है, तो 0.12 नैनोमीटर आ जाएगा। तो इतनी जगह घेरेगा एक परमाणु। तो ये हमारा यही आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं 27 क्वेश्चन नंबर। कह रहा है जिंक परमाणु का व्यास 2.6 एंगस्ट्रॉम है। तो जिंक परमाणु की त्रिज्या पिकोमीटर में हमको बतानी है। तो जिंक परमाणु का व्यास 2.6 एंगस्ट्रॉम है। अब इतने एंगस्ट्रॉम है, इसको पिकोमीटर में बदलेंगे। अब इसको देखिए, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। तो अब इसको अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 10⁻2 मीटर, ये 10 है, ये 12 है। तो पिकोमीटर 10⁻2 इससे छोटा है एंगस्ट्रॉम से। ये जो है 10⁻2 छोटा है एंगस्ट्रॉम से। ये 10⁻10 है, माइनस में ये 10⁻2 है। इसका मतलब 10⁻2 गुना एंगस्ट्रॉम बड़ा है, इसलिए 10⁻2 पिकोमीटर का गुणा कर दिया एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर बदलने में। यहाँ से समझिए, ये देखिए 10⁻10 है, ये 10⁻12 है। निगेटिव में जो ज़्यादा होता है वो उतने गुना कम होता है। इसका मतलब पिकोमीटर 10⁻2 गुना इससे कम है। इसका मतलब एंगस्ट्रॉम 10⁻2 गुना बड़ा है पिकोमीटर से, इसीलिए एंगस्ट्रॉम में पिकोमीटर में बदलने के लिए 10⁻2 का गुणा कर दिया गया। इस हिसाब से हमने निकाल लिया। अब त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो डायमीटर की आधी होती है, इसलिए इतने में 2 का भाग दे दिया तो 1.3 × 10⁻2 पिकोमीटर आ गया। कुल मिलाकर क्वेश्चन में ये जानना चाह रहा है कि तुम लोग एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर में बदल पाते हो कि नहीं। अब कह रहा है 1.6 सेंटीमीटर की लंबाई में कतार में लगातार उपस्थित परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। अब देखिए, एक परमाणु का व्यास इतना है तो इतने में इतने को कितने इन भागों में बांटा जा सकता है, क्योंकि एक परमाणु के लिए इतनी जगह चाहिए, इतने पिकोमीटर। तो इसको पहले पिकोमीटर में बदल लें, फिर इससे भाग दे दें तो संख्या आ जाएगा परमाणु का। तो देखिए 1.6 सेंटीमीटर लंबाई में जिंक परमाणु बराबर, अब देखिए 1.6 सेंटीमीटर, तो 1.6 × 10⁻2 इसको भी मीटर में बदल लिया। और हमारा जो ये व्यास आया है 2.6 × 10⁻2 पिकोमीटर, इसको भी चूंकि ये 2.6 एंगस्ट्रॉम था तो 2.6 × 10⁻10 का गुणा कर दिया तो मीटर में बदल गया। अब देखिए, ये पूरी लंबाई है, कतार की जिसमें कार्बन के परमाणु या जो भी परमाणु हो वो व्यवस्थित हैं, और इसमें ये व्यास है एक परमाणु का, व्यास है एक परमाणु का। तो जाहिर बात पूरी लंबाई में 1 का भाग दे देंगे तो वो कितनी जगह पर व्यवस्थित हैं वो आ जाएगा। मान लीजिए रेखा है, इसमें ऐसे परमाणु रखे हैं, ऐसे ऐसे रखे हैं, तो कितने परमाणु इसमें रखे जा सकते हैं। पूरी लंबाई में 1 का भाग दे दें अगर एक परमाणु के व्यास का, तो निकल आएगा कि कितने भाग आएंगे। तो देखिए पूरी लंबाई में 1 परमाणु के व्यास का भाग दे दिया तो आ गया 0.615 × 10⁸ बराबर 6.15 × 10⁷। इसलिए परमाणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 6.15 × 10⁷ परमाणु आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी कण का स्थिर विद्युत आवेश 2.5 × 10⁻16 कूलाम है।
इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। अब देखिए कुल आवेश इतना है, अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पता चल जाए तो इसमें अगर भाग दे दे तो पता चल जाएगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन का कितने गुना है और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सीधी सीधी बात है। तो किसी कण का स्थिर विद्युत आवेश 2.5 × 10⁻⁶ कूलम है। अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? निगेटिव में 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, 10 या माइनस में होगा। देखिए आपको केवल इतना याद करना है 10⁻⁻19 कूलम। ये आगे नहीं याद करना, सरल चीज़ याद करा करिए, 0-2 का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन का है और पूरा चार्ज आवेश इतना है। तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का अगर इसमें भाग दे दिया जाए तो निकल आएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन, चूंकि इसलिए एक कूलम बराबर 1/1.6 × 10⁻⁻19 आ जाएगा। इसलिए इतना है जो दिया है, इतने कूलम बराबर कितना होगा, इतना दिया है। तो इसलिए 2.5 × 10⁻⁻16 कूलम बराबर कितना हो जाएगा, 1 × 2.5 × 10⁻⁻16 अपान ये 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही देखिए किया है, 2.5 × 10⁻⁻16 अपान 1.6 × 10⁻⁻19। ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.5605 × 10⁻³ इसका मतलब इसको सरल करेंगे तो 1560 आ जाएगा। अतः उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1560 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अब देखिए कह रहा है मिलिकन के प्रयोग में तेल की बूंद। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, उसको इस तरह समझिए कि मान लीजिए कोई तेल है, तेल में ऐसे मान लीजिए तेल की कोई सतह है, मान लीजिए पानी किसी बाल्टी में आपने तेल भर दिया तो ऊपरी सतह ये हो गई, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है या जो भी है, किसी प्लेट है, प्लेट में मान लीजिए कोई तेल डाल दिया गया और प्लेट में चार्ज मान लीजिए निगेटिव है, मान लीजिए प्लेट निगेटिव चार्ज की है। तो और ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन रखा गया ये भी इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का है। तो निगेटिव के बीच जो ऋणात्मक और धनात्मक मतलब समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो देखिए ये प्लेट जो है, इस इलेक्ट्रॉन पर चूंकि पृथ्वी में प्लेट रखी है तो पृथ्वी की वजह से गुरुत्वीय बल लगेगा, जिसको mg कहते हैं। ये द्रव्यमान हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या द्रव्यमान ऑफ इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। और ऊपर की ओर ये ऋण आपस में प्रतिकर्षित करेंगे तो विद्युत बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल लगेगा ऊपर की ओर। ये होता है F = QE, Q हमारा चार्ज है, कितना चार्ज है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, EQ भी लिख सकते हैं, इस तरह लिखा जाता है। तो इस तरीके से जब ये और ये बल, गुरुत्वीय बल और ये विद्युत बल आपस में बराबर होंगे तभी ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रुकेगा। अगर ये नीचे वाला ज़्यादा हो गया तो प्लेट को तोड़ के पृथ्वी में चला जाएगा, अगर ऊपर वाला ज़्यादा हो गया तो प्लेट को छोड़ के ऊपर जाने लगेगा। जो जिसका खिंचाव ज़्यादा होगा उधर ही इलेक्ट्रॉन भागने लगेगा।
तो कह रहा है कि मिलिकन के प्रयोग में तेल की बूंद पर चमकती एक्स किरणों द्वारा प्राप्त स्थैतिक विद्युत आवेश प्राप्त किया जाता है। यह स्थिर विद्युत बल जो है इसको चमकती एक्स किरणें डाल करके प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है तेल की बूंद पर यदि स्थिर वैद्युत आवेश -1.282 × 10⁻18 कूलाम है, ये जो लिख रहा है F=QE जो हमने लिखा है, ये बता रहा है कि ये कितना है ये हमारा -1.282 × 10⁻18 कूलाम है। तो कह रहा है तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। अब इतना पूरा है, अब एक इलेक्ट्रॉन का हमको पता है 1.6 × 10⁻19 होता है, तो इस पूरे में एक इलेक्ट्रॉन का भाग दे दें तो कितने इलेक्ट्रॉनों की वजह से इतना बल लग रहा है निकल आएगा। पीछे भी इसी तरह कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.602 × 10⁻19 कूलाम। इसलिए तेल की बूंद में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पूरा आवेश बटे एक इलेक्ट्रॉन का भाग दे देंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश का। तो -1.282 × 10⁻18 अपान -1.602 × 10⁻19 तो आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के तेल की बूंद में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है रदरफोर्ड के प्रयोग में सोने, प्लेटिनम आदि भारी परमाणुओं की पतली पत्ती को एल्फा कणों द्वारा बमबारी की जाती है। तो हमने पहले पढ़ा था कि एक ये मान लीजिए कोई सोने की पत्ती है, एयू सोने को एयू बोलते हैं, गोल्ड लिख लीजिए। इस पर एल्फा कण की बमबारी की जाती है। एल्फा कण हमारा 2He4 होता है। हीलियम का नाभिक जो होता है उसी को एल्फा कण कहते हैं। यानी इससे दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएं तो He+2 बचेगा, यही हमारा एल्फा कण है, इसी को एल्फा कण कहते हैं। तो इसी की बमबारी की जा रही है हमारे सोने या प्लेटिनम आदि भारी परमाणुओं की पतली पत्ती को एल्फा कण द्वारा। सोना भी हो सकता है या प्लेटिनम भी हो सकता है, पीटी भी हो सकता है, पीटी भी हो सकता है। तो कह रहा है जब बमबारी की जाती है इसमें एल्फा पार्टिकल की, तो कह रहा है यदि एल्युमिनियम आदि जैसे हल्के परमाणु की पतली पन्नी ली जाए तो उपरोक्त परमाणुओं में क्या अंतर होगा। ये भारी पन्नी, जो भारी परमाणुओं की पन्नी है सोना और प्लेटिनम की, उसकी बजाय अगर एल्युमिनियम जैसे हल्की धातुएं ले ली जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, चूंकि एल्युमिनियम जैसे हल्के परमाणुओं का नाभिक छोटा होता है अतः थोड़े से कण परावर्तित होंगे। इसको ध्यान दीजिए, नाभिक छोटा है। मान लीजिए छोटी जगह पर अगर हम गेंद मारें तो निशाना अच्छा नहीं लगेगा, कुछ गेंद इधर निकल जाएंगे, कुछ गेंद इधर निकल जाएंगे, खुद एक आध उससे टकरा के वापस लौटेंगे। इसी प्रकार हमको एल्फा कण से समझ लीजिए कि एल्फा कण छोटी जगह पे टकराएगा तो जगह कम है तो बहुत सारे एल्फा कण आएंगे तो बहुत सारे तो ऐसे निकल जाएंगे, जो टकराएंगे वही वापस लौटेंगे। अगर यही भारी हो जाए तो ये जो इधर उधर भाग रहे थे ये भी पीछे लौट के टकरा के परावर्तित होने लगेंगे। तो वही कह रहा है कि जो हल्का क्यों है, हल्का भारी कैसे हम पता करेंगे। नाभिक में जो प्रोटॉन, परमाणु भार हम क्या लिखते थे, परमाणु भार बराबर प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन होता था। प्रोटॉन नाभिक में होता है, तो नाभिक में जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन उतना ज्यादा नाभिक भारी होगा। तो जो भारी हमारे पास तत्व हैं उनमें ज्यादा प्रोटॉन होते हैं और ज्यादा न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए वो भारी होते हैं, इसलिए उनका परमाणु का जो नाभिक है वो बड़ा होता है। तो जो हल्के परमाणु हैं उनके नाभिक छोटे होंगे और जगह कम घेरेंगे। जब जगह कम घेरेंगे तो कम जगह होने की वजह से एल्फा कण उनसे टकरा के वापस कम लौटेंगे, अतः थोड़े से कण परावर्तित होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है ब्रोमियम
35 79 तथा ब्रोमियम 79 प्रतीक मान्य है, जबकि 35 79 ब्रोमियम मान्य नहीं है। संक्षेप में कारण बताइए। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी किताब में लिखा गया है वो सामान्यतः जो है जब हम लिखते हैं, मान लीजिए कोई ये तत्व है, तो जो नीचे लिखते हैं वो परमाणु क्रमांक लिखते हैं, ऊपर परमाणु भार, यानी ये एटॉमिक मास है, या इसी को मास नंबर अब बोलना है। अब जो किताबें हैं उसमें मास नंबर लिखा जाता है, ये एटॉमिक नंबर, या ये परमाणु संख्या, ये द्रव्यमान संख्या। बार बार वही चीज बता रहे हैं। ये हमारी द्रव्यमान संख्या है, ये द्रव्यमान संख्या है। तो अब जो है कह रहा है कि Br 35 79 तथा Br 79 प्रतीक मान्य है, जबकि Br 79 35, ये 79 को नीचे लिख दिया, मान्य नहीं है। संक्षेप में कारण बताइए। तो देखिए जो ऊपर लिखने की व्यवस्था वैज्ञानिकों ने दी है, जो ऊपर है उसको ऊपर लिखा जाएगा, जो नीचे है उसको नीचे। अगर उल्टा कर देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये द्रव्यमान संख्या बन जाएगी जो कि परमाणु संख्या है, तो इसलिए ये उल्टा नहीं हो सकता। तो देखिए समस्थानिक के लिए प्रोटॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो सकती है। तो जो समस्थानिक है हमारे, समस्थानिक किसको कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं इंग्लिश में, इसको आइसोटोप बोलते हैं। समस्थानिक को आइसोटोप बोलते हैं जिनकी परमाणु संख्या बराबर होती है, यानी नीचे वाला बराबर होता है। तो अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो नीचे वाला बराबर नहीं होगा, तो इसीलिए कह रहा है कि समस्थानिक के लिए प्रोटॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। जो नीचे लिखा है ये प्रोटॉनों की संख्या है, और अगर उदासीन परमाणु है तो यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर समस्थानिक में नहीं हो पाएगी, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो सकती है। द्रव्यमान संख्या ये ऊपर वाला भिन्न हो सकता है, लेकिन नीचे वाला बराबर होगा समस्थानिक के लिए। तो इसीलिए हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते। इंग्लिश वर्जन में थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए इंग्लिश वाली बुक में क्या लिखा है। कह रहा है द जनरल कन्वेंशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन एन एलिमेंट along विद द एटॉमिक मास ए एंड एटॉमिक नंबर Z इज XZA। देखिए भाई जो हमने बताया कि वो कह रहा है कि सामान्यतः जो हमारी बुकों में लिखा गया है वो नीचे Z लिखा जाता है, ऊपर A, यानी ऊपर वाला एटॉमिक मास है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर है, यानी द्रव्यमान संख्या ऊपर है और परमाणु संख्या नीचे है। Hence Br 35 79 इज एक्सेप्टेबल बट इज Br 79 35 नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए 35 जो नीचे है ये परमाणु संख्या, इसको ऊपर नहीं लिखा जा सकता, इसलिए यह स्वीकारेबल है। एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार योग्य है, यह स्वीकार योग्य नहीं है। Br 79 कैन बी रिटन बट Br 35 कैन नॉट बी रिटन। Br 79 लिख सकते हैं लेकिन Br 35 नहीं लिख सकते, क्योंकि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज कांस्टेंट। क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु संख्या है 35, वो फिक्स है, होती है किसी एलिमेंट के लिए। बट द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ इट्स आइसोटोप। लेकिन जो एटॉमिक मास है, द्रव्यमान संख्या जिसको कहते हैं, ये आइसोटोप कितने ज्यादा है, एबंडेंट मतलब अधिक मात्रा में, कितने अधिक मात्रा में उसके हिसाब से परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या बदल सकती है। पीछे हमने पढ़ा था कि जो द्रव्यमान संख्या होती है, जब बहुत हमारे पास समस्थानिक होते हैं तो उनका एवरेज निकाला जाता है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जो हमारी परमाणु संख्या यानी नीचे लिखी है ये नहीं बदल सकती, क्योंकि ये प्रोटॉनों की संख्या होती है, जो है वो है, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। Hence it is necessary to mention the atomic mass of an element। इसलिए जरूरी है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या
मेंशन की जाए यानी बताया जाए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 82 देखते हैं 42 देखते हैं। कह रहा है कि एक 81 द्रव्यमान संख्या वाले तत्व में प्रोटॉनों की तुलना में 31.7% न्यूट्रॉन अधिक है, इसका परमाणु प्रतीक लिखिए। तो जैसे बता रहा है वैसे हम लोग करते चले जाएंगे। तो कह रहा है 81 उसकी द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या मतलब ब्रैकेट में ए जिसको लिखते हैं, जो ऊपर लिखा जाता है। मान लीजिए कोई हमारे पास तत्व है तो ए ऊपर लिखा जाता है, आपकी जो बुक है ए इधर लिख रहा है। तो द्रव्यमान संख्या ए बराबर 81 आ गई। माना प्रोटॉनों की संख्या x है, उसने मान लिया कि प्रोटॉनों की संख्या x है। अब 31.7% न्यूट्रॉन अधिक हैं, इसलिए न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रोटॉनों से 31.7% अधिक है। तो प्रोटॉनों की संख्या हमने x मान लिया, तो अब इनसे 31.7% न्यूट्रॉन ज़्यादा है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या इससे प्लस 31.7% ज़्यादा हो जाएगी, यानी 31.7/100x, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या से इतनी ज़्यादा है, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या x है, इससे 31.7%। परसेंट का मतलब प्रतिशत, मतलब प्रत्येक 100, तो इसीलिए 100 का भाग दिया। तो ये आ गया 31.7/100। इतने न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन इतना है, इससे इतने अधिक न्यूट्रॉन है, तो इतना पहले प्रोटॉन कर दिया प्लस इतना परसेंट कर दिया ताकि इतना अधिक है, इसलिए द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या निकालें तो द्रव्यमान क्या होता है? ए बराबर क्या हमने बताया था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बताए थे। नाभिक में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो नाभिक को ही तौला जा सकता है, इसीलिए नाभिक का भार ही परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं, उनको नहीं तौला जा सकता, क्योंकि वो नाभिक से टच में थोड़ो है, केवल आकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। तो द्रव्यमान संख्या 81 दे दी गई है, तो यहाँ 81 लिख दिया। प्रोटॉनों की संख्या x है, यहाँ देखिए, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या x प्लस 31.7/100x है। अब सॉल्व करेंगे तो x निकल के आ जाएगा 35। तो प्रोटॉनों की संख्या 35 तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब 35 हमारे प्रोटॉनों की संख्या आ गई तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। अब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो पूरा द्रव्यमान संख्या 81 है, तो ए द्रव्यमान संख्या बराबर P + N होता है, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या हमारी 81 है बराबर प्रोटॉन निकल के आ गए 35। अब न्यूट्रॉन निकालना है, तो जब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो ये 35 इधर आ जाएगा, तो 81 में 35 घट जाएगा, सॉल्व करने पर 46 आ जाएगा। तो वही 46 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसलिए परमाणु का प्रतीक क्या हो जाएगा? नीचे जो है परमाणु संख्या लिखते हैं, ऊपर द्रव्यमान संख्या, तो नीचे परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या 35 लिख दिया, ऊपर द्रव्यमान संख्या 81 दिया है उसको लिख दिया। तो इस तरह प्रतीक चिन्ह हो जाएगा Br 3581। Br का द्रव्यमान परमाणु संख्या 35 होती है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 37 द्रव्यमान संख्या वाले एक आयन पर ऋणावेश की एक इकाई है। कोई आयन मान लीजिए x है, तो कह रहा है एक निगेटिव है उस पर। इसका मतलब क्या है? उस पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया है। जब निगेटिव होगा तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से, अगर 2 निगेटिव होते तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए। अगर एक पॉजिटिव होता मतलब एक इलेक्ट्रॉन उस परमाणु से बाहर निकल गया। कह रहा है यदि आयन में इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूट्रॉन 11.1% अधिक है तो आयन का प्रतीक लिखिए। अब देखिए कुछ भी भेद नहीं, केवल प्रतिशत वाले सवाल हैं। तो आयन की द्रव्यमान संख्या 37 है,
अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर a होता है, यही प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन होता है। इसका मतलब प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 37 है। आयन पर एक इकाई ऋण आवेश है, माना प्रोटॉनों की संख्या x है। अब देखिए आयन पर एक इकाई ऋण आवेश है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा है, तो माना प्रोटॉनों की संख्या x है। यदि आयन में इलेक्ट्रॉन तुलना में न्यूट्रॉन 11.1% अधिक है तो आयन का प्रतीक लिखिए। तो आयन का हमको प्रतीक लिखना है, तो माना कि प्रोटॉनों की संख्या x है। अब देखिए हमने आपसे बताया था कि परमाणु संख्या A बराबर प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन, ये हो गया परमाणु संख्या, नहीं द्रव्यमान संख्या। और परमाणु संख्या Z बराबर प्रोटॉन बराबर उदासीन के लिए इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, लेकिन इसमें एक निगेटिव चार्ज है, एक ऋणात्मक आवेश है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया है, इसीलिए देखिए उसने इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या +1 कर दिया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है। तो अब हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या x+1 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर थी उदासीन के लिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या x+z1 कर दिया, क्योंकि ये x हमारा प्रोटॉनों की संख्या है। अब देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, A बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन बराबर हमारा आ जाएगा A माइनस P। तो परमाणु संख्या हमारी क्वेश्चन में 37 दी है, माइनस प्रोटॉन हमने कितने माने, x माने थे, तो x हो गया। तो ये हमारा A बराबर आ गया, A नहीं n बराबर, ये न्यूट्रॉन हो गए इतने। अब समीकरण के अनुसार, अब जैसा समीकरण कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, जैसे पीछे था सेम वैसे था। पीछे क्या था, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन अधिक थे या न्यूट्रॉन अधिक थे। यहाँ पर कह रहा है कि न्यूट्रॉन से 11.1% इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो न्यूट्रॉन हमारे उसी हिसाब से तुलना कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, x+1 इलेक्ट्रॉन है हमारे, और इनसे x+1 हमारे इलेक्ट्रॉन है, और इन ये x+1 ये इलेक्ट्रॉन हो गए, और इनसे 11.1% न्यूट्रॉन अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन x+1 इंटू 11.1/100 कर दिया, क्योंकि इतने न्यूट्रॉन हमारे अधिक हैं इलेक्ट्रॉन से। तो ये बराबर हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या के 37 माइनस x। फिर से समझिए, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है 37 द्रव्यमान संख्या वाले एक आयन पर ऋणावेश की एक इकाई है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या x+1 हो गई। अगर x हमारा प्रोटॉनों की संख्या है, क्योंकि उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं x, लेकिन आयन है और एक ऋणावेश है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन हमारा x+1 हो गया। प्रोटॉन अगर x है तो, और न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई, चूंकि द्रव्यमान परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन x है तो न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या माइनस x हो जाएगा। करके हमने दिखाया अभी लिख के। तो अब
कह रहा है यदि आयन में इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूट्रॉन 11.1% अधिक है तो आयन का प्रतीक चिन्ह बताइए। तो जितने न्यूट्रॉन हमारे निकाले, देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या इतनी निकल के आई, इसको न्यूट्रॉन हमारा इलेक्ट्रॉन से 11.1% अधिक है और इलेक्ट्रॉन कितना है, x+1 है, तो x+1 का 11.1% निकाल लें तो वही न्यूट्रॉन होगा और वही न्यूट्रॉन इन न्यूट्रॉनों के बराबर होगा। तो इतना बराबर हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या x+1 प्लस इसका 11.1%, तो x+1 का 11.1% कर दिया, तो ये और बराबर कर दिया 37.x के। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी लगभग 17। अब 17 आ गई तो प्रोटॉनों की संख्या हमारी 17 हो गई और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ऋणात्मक आ गया है, तो 17+1 यानी 18 हो गई। और न्यूट्रॉनों की संख्या तो प्रोटॉनों में घटा देंगे तो 37 माइनस या द्रव्यमान परमाणु संख्या जो है उसमें घटा देंगे प्रोटॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की आ जाएगी। बार बार घटा के बताए हैं आपको, A = P+N होता है, तो N = A - P हो जाएगा। A हमारा 37 है और प्रोटॉनों की संख्या 17 है, वही कर रहा है, तो आ गया 20। इसलिए आयन का प्रतीक चिन्ह, अब प्रोटॉन 17 है, यही नीचे और प्रोटॉन ही लिखा जाता है क्योंकि यही हमारी परमाणु संख्या है, और द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखा जाता है यानी P+N है। ये P है, ऊपर वाला P+N है, तो P कितना है, 17 है और P+N कितना है, 37 है, तो उसको ऊपर लिख दिए। तो ये क्लोरीन होगा हमारा, क्लोराइड आयन है एक तरह से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको अब यहीं तक रखिए, अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि इसको समझ लीजिए, फिर आगे वाला उसी तरह संबंधित है। तो एक एक क्वेश्चन जब समझ में आएंगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा।